हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET ब्राइट एकेडमी। तो चलिए आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी। देखिए, अगर आप अपने पेपर को एनालाइज कर पाएंगे और देखेंगे अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को, तो आपको पूरा आइडिया होगा कि पॉलिटी से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और पॉलिटी से जो क्वेश्चन आए हैं वो बेसिक है बेटा, ठीक है। कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी तोप जैसे क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल टू द पॉइंट और बिल्कुल एकदम आसान से क्वेश्चन है। अगर आप एक दो बार मेरे साथ हर चीज़ को पढ़ेंगे, हर चीज़ को रिवाइज करेंगे, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ब्राइट एकेडमी आपके लिए ये चीज़ लेकर आई है, ठीक है। आप इसे अच्छे से करिएगा, चीज़ों को पढ़िएगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास इंडियन पॉलिटी, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, पार्लियामेंट शो हो रही है आपको यहाँ पे। अब देखिए बेटा, हम जो इंडियन पॉलिटी का सफर शुरू करने जा रहे हैं, जो हम इंडियन पॉलिटी को आज शुरुआत करने जा रहे हैं, अगर हमें शुरुआत की बात करें तो शुरुआत इतनी आसान नहीं है जितना हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं। तो जो शुरुआत है वो इतनी आसान नहीं है। आप सबको पता है, एक लंबी जिद्दोजहद थी हमारी। हमने पूरे भारत को आज़ादी दिलाई। आज़ादी दिलाने के बाद उसमें फिर हमने संविधान जैसा एक नई चीज़ लेकर आए, फिर संविधान बना और संविधान के अकॉर्डिंग हर चीज़ को शुरू करा। तो बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगी ताकि आप समझ पाएं कि क्या चीज़ें पेपर में आती हैं और किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास। तो देखिए भाई, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है ये आपके पास, इंट्रोडक्शन, और प्लस इसी के साथ हम एक और टॉपिक आज कर लेंगे, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या शुरू कर देंगे हम इसी के अंदर, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंट्रोडक्शन तो देखेंगे ही देखेंगे, हम साथ में ये भी देखेंगे कि किस प्रकार भारत का संविधान बना और कौन कौन उसमें शामिल था और कौन नहीं शामिल था। इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला टॉपिक देखिए, अब मैं आपको पहले समझा दूं कि क्या है कहानी, कैसी हुई ये कहानी, क्या हुआ, ठीक है। चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें तो हम सबको पता है कि 1600 में एक कंपनी भारत आई थी। उस कंपनी का नाम क्या था बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था उसका, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1600 में एक कंपनी भारत आती है जिसे क्या नाम दिया जाता है, जिसे बोला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये भारत में आई एज अ ट्रेडर बनकर। क्या बनकर आई थी हमारे पास, ये ट्रेडर बनकर आई थी। इसका एक और एकमात्र एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हमें क्या करना है, यहां पर आके हमें यहां व्यापार करना है और व्यापार करके फिर हम वापस चले जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, इस कंपनी को फरमान देने वाली कौन थी, तो आपको याद रखना है क्वीन एलिजाबेथ थी। कौन थी बेटा यहाँ पे, क्वीन एलिजाबेथ। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जब 1600 में कंपनी भारत आती है तो कंपनी को फरमान या परमिशन किसने दिया था कि जाओ और कहां जाके व्यापार करो, इंडिया में जाकर व्यापार करो, तो आपको याद रखना है वो कौन थी, क्वीन एलिजाबेथ थी। तो क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन दी। और इनको आप आगे 1 भी लगा सकते हैं क्योंकि 2 की डेथ तो आपने अभी रिसेंटली सुनी होगी, ठीक है। तो क्वीन एलिजाबेथ 1 थी और इनको क्या बोला गया था कि ठीक है भाई, जाओ कंपनी, जाओ व्यापार करो। और भाई जो भी कंपनी होती है और जो भी एक कंपनी होती है वो हमेशा क्या सोचती है, अपना प्रॉफिट सोचती है। और ऐसे ही ये भी व्यापारी बनकर भारत आए थे। जब ये भारत आए तो किसका रूल चल रहा था, तो आपको याद रखना है कि अकबर की डेथ ही होने वाली थी और अब किसका रूल शुरू होने वाला था, जहांगीर का रूल शुरू होने वाला था। तो कहने का मतलब है कि जब कंपनी आई होगी तो अकबर रूल कर रहा था और अकबर का अंत था और उसके बाद यहां पे किसकी शुरुआत थी, जहांगीर की। तो जहांगीर के दरबार में 2 अंग्रेजी पहुंचते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहांगीर के दरबार में 2 अंग्रेजी पहुंचते हैं। थोड़ा सा और इजी करते हैं इसको कि जहांगीर के टाइम पीरियड पे या जहांगीर के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए प्रेशर कुकर आया था। अब प्रेशर कुकर से कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे, तो जहांगीर के शासनकाल में प्रेशर कुकर आया था जिसका नाम था बच्चे कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था, कैप्टन हॉकिंस। और आपने अब सबको पता है कि हॉकिंस किसकी कंपनी है भाई, हॉकिंस एक प्रेशर कुकर बनाती है। तो हमें याद रखना है कि जहांगीर के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कौन आया था, प्रेशर कुकर। कौन सा वाला प्रेशर कुकर भाई, हॉकिंस आया था। और उसके बाद अगले
कौन आए थे, तो आपको याद रखना है अगले कौन थे, थॉमस रॉय थे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे पहला प्रेशर कुकर आया और दूसरा वाला रोते हुए आया था। तो रोते हुए आपको याद रहेगा कि जहांगीर के कोर्ट में, जहांगीर का नाम आपने सुना है, अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के कोर्ट में 2 अंग्रेज पहुंचे थे, जिसमें से एक का नाम है हॉकिंस और दूसरे का नाम है कैप्टन थॉमस रॉय। ठीक है, इन दोनों ने बहुत जिद्दोजहद लगाई और अपनी फैक्ट्री को सेटअप कर लिया बेटा, कहां पे, सूरत में। तो इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां सेटअप करी थी, सूरत में। और बेटा सूरत कहां पर आता है, तो आपको याद रखना है सूरत कहां आता है, गुजरात में आता है। कहां आता है सूरत बेटे, तो आपको याद रखना है सूरत आता है गुजरात में। ठीक है, तो पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने सेटअप कर ली और उसके बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब और औरंगजेब के बाद किसका पतन होना शुरू हो गया, औरंगजेब के बाद किसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया, तो औरंगजेब के बाद मुगल्स का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और अगर एक बार ये मुगल्स खत्म हो गए तो कोई बड़ी पावर कहाँ नहीं बची है, इंडिया में कोई बड़ी पावर नहीं है। अगर कोई बड़ी पावर है भी तो उसको नॉर्थ इंडिया तक पहुंचने में टाइम लगेगा और वो बड़ी पावर थी मराठे। तो अगर मुगलों के बाद कोई गद्दी पर बैठता तो वो कौन थे, मराठे थे। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की। औरंगजेब की डेथ के बाद जितने भी मुगल बैठे वो कौन थे बेटा, वो सारे वीक सक्सेसर थे। मतलब उनमें से कोई भी इतना पावरफुल नहीं था कि वो मुगल साम्राज्य को बचाए और पूरे किसको बचा पाए, पूरे भारत को बचा पाए। किससे, इस कंपनी से भी या इसके पीछे आने वाली या इससे पहले आने वाली किसी भी कंपनी से भारत को बचा पाए। ठीक है, ये कंपनी धीरे धीरे करके पावरफुल होती चली गई और इस कंपनी ने आने वाले टाइम पीरियड पे, आई थिंक आपको पहले यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी, कंपनी ने आने वाले टाइम पीरियड पे क्या शुरू कर दिया। तो देखिए 1757 में कंपनी ने कौन सा युद्ध लड़ा, प्लासी का युद्ध लड़ा। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो आप क्या टिक करेंगे, 1757 में हुआ था। और इस प्लासी के युद्ध ने किसकी नींव रख दी, तो इसने किसकी नींव रख दी, आपको याद रखना है, किसकी नींव रख दी थी, अंग्रेजों की, किसकी, कंपनी की नींव रख दी थी। कहां पर, भारत में। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1759 में ये एक और बैटल लड़ते हैं जिसे बेदारा कहा जाता है। बेदारा के बाद 1764 में ये एक और बैटल लड़ते हैं जिसका नाम है बक्सर। और बक्सर के युद्ध के बाद ये क्लियर था कि अब भारत पे अगर कोई रूल करेगा तो वो कौन होंगे, तो वो कौन होंगे, हमारे पास ब्रिटिशर्स होंगे। ये बात क्लियर हो चुकी थी किस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद। तो आप समझिए कि कंपनी क्या बनकर आई थी, ट्रेडिंग कंपनी बनकर आई थी। किसके कोर्ट में पहुंची थी, जहांगीर के कोर्ट में पहुंची थी। और जहांगीर से इन दोनों ने मशक्कत लगाकर कहां पे फैक्ट्री सेटअप करवाई थी, सूरत में। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे जैसे मुगल कमजोर होते चले गए, इन्होंने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने, और बाकी इलाकों पे अटैक करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से जब ये बंगाल पहुंचते हैं तो बंगाल में कौन सा युद्ध लड़ते हैं, प्लासी का युद्ध लड़ते हैं 1757 में। प्लासी के युद्ध में कौन मारा जाता है, सिराजुद्दौला मारा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1759 में बेदारा का युद्ध, बेदारा में किसे हराया था इन्होंने, तो अपने ही यूरोपियन एक देश डच को हराया था। और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़कर हमें क्लियरिटी मिल चुकी थी कि अब अगर भारत पे कोई रूल करेगा तो वो कौन होगा, वो होंगे ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो हम पे कौन रूल करेगा, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम आगे स्टोरी को लेके जाते हैं और चीजों को देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर बोली जा रही हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला गया यहाँ पे, कि क्या क्या चीजें। तो 1764 हो गया हमारे पास। 1764 के बाद कंपनी ने अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू करा और एक्सपैंड करते करते 3 टेरिटरीज बहुत फेमस बनाई। एक टेरिटरी क्या कहलाई यहाँ पे, मद्रास। एक क्या कहलाई यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, बॉम्बे। और तीसरी वाली की अगर हम बात करें तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, उसे बंगाल कहा जाता है। तो अपने आप को सेटअप कर लिया यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, और जैसे ही सेटअप करती चली गई फिर हमारे ऊपर क्या लेकर आई, बहुत सारी पॉलिसीज, क्योंकि हमारे ऊपर रेगुलेट भी तो करना था ना। रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे क्या लेकर आई है,
कानून पास करे, इन्होंने बहुत सारे एक्ट लेकर आई, और उन एक्टों की जब आप और हम बात करते हैं, उन एक्टों के जरिए पूरे भारत पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जब हमें गुस्सा आया इनके ऊपर तो हमने कौन सा विद्रोह कर दिया भाई, 1857 का विद्रोह कर दिया, और हमने किसकी कमर तोड़ दी? ठीक है, वैसे तो हम हार गए थे इस युद्ध में, पर 1857 के युद्ध में हमने किसकी कमर तोड़ी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर तोड़ी थी, बिल्कुल तोड़ी थी, उनकी जड़ें हिला दी थी हमने कि भाई देखिए, आप अगर हम पे रूल करना चाहते हैं तो ढंग से करिए, और नहीं करना चाहते हैं तो भाई ये इस तरीके से नहीं। आप देखेंगे कि 1857 का एक कारण नहीं है, मल्टीपल कारण है, और उस कारणों की वजह से कंपनी यहां पर खत्म हो गई। और अब हम पे जिसने रूल करा 1857 से लेकर 1947 तक, उसे क्या कहा जाता है? क्राउन। उसे क्या कहा जाता है? क्राउन। ध्यान दीजिएगा, जब अंग्रेजों की तरफ से एक कंपनी रूल कर रही थी तो उस फेज को कहा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, और जब कंपनी को हटाकर सीधे कौन रूल करेगा? पार्लियामेंट, मतलब अंग्रेजी पार्लियामेंट जब कंट्रोल करेगी तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे क्राउन बोला जाएगा। ठीक है, तो फिर इन्होंने हम पे रूल करा, और इनके रूल के टाइम पीरियड पे ही 1915 में किसकी एंट्री होती है? 1915 में गांधी जी की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? यहाँ पे गांधी जी की एंट्री होती है, और जैसी गांधी जी की एंट्री होती है क्या शुरू हो जाता है? प्रॉपर तरीके से गांधीयन एरा, और पूरे के पूरे इस भारत की फ्रीडम को एक नई दिशा मिल जाती है, और वो कौन देते हैं? वो गांधी जी देते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करें तो करते करते 1946 भी आ जाता है, और 1946 के बाद 1947 आता है। वो डेट 15 अगस्त 1947, जिस दिन किसको आज़ादी मिलती है? भारत को आज़ादी मिलती है। पर भारत को आज़ादी देने के पीछे इतनी मशक्क़त की गई है, आप सबको पता है इसके बारे में, कि एक नहीं पता नहीं कितने सारे कांड हुए, और फिर जाकर किसे आज़ादी दी गई? भारत को आज़ादी दी गई। ठीक है, भारत को आज़ादी मिलती है, पर भारत को आज़ादी मिलने से पहले ही भारत का संविधान रचने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं कि आज़ादी के बाद हमने संविधान बनाना शुरू करा, आज़ादी से पहले ही संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर बहुत क्लियर रखना है। ठीक है, तो आपको आई थिंक आपको पहले बात यहाँ तक समझ में आ गई कि कंपनी हमारे पास क्या बनकर आती है? व्यापारी कंपनी। ये व्यापारी कंपनी धीरे धीरे कर हम पे रूल करती है, और रूल कर हम कौन सा विद्रोह लड़ते हैं इसके साथ? 1857 का। और हम किस रूल को खत्म कर देते हैं? कंपनी को यहाँ पर खत्म करते हैं, और क्या शुरू होता है? यहाँ से शुरू होता है हमारे पास क्राउन रूल। और क्राउन रूल की जब हम बात करते हैं तो फिर उसने कब से कब तक रूल करा? 1857 से लेके 1947 तक। बीच में अगर हम देखें तो गांधी जी की एंट्री है, और गांधी जी की जब एंट्री हो गई तो पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को एक नया ही बूस्ट मिला, और हमने फिर आज़ादी की गुहार भी लगाई, और आज़ादी मिली भी। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, और इसी तरीके से बीच में हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था, जो कि शुरू हो चुका था 1946 में, और बनकर तैयार हो चुका था 1950 में। ठीक है, कब बनकर तैयार हो चुका था? 1950 में। तो ये पॉइंट आपको बहुत क्लियर रखने हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं, और जब भी हम बात करते हैं बेटा इंडियन पॉलिटी की, तो अब हम आते हैं, हमने बैकग्राउंड थोड़ा सा तैयार कर लिया है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी को। जब भी बच्चे हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ना शुरू करते हैं, हमें याद रखना है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो समझिएगा किस तरीके से क्या हुआ करता था और क्या क्या चीजें थी, ये आपको समझनी है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री की एक सुप्रीम, आप ऐसा कह सकते हो, सुप्रीम लॉ बुक है, जिसमें सारी चीजें बताई गई हैं कि भारत में क्या कैसे चलेगा, क्या चीजें कैसे होंगी, किस तरीके से काम किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा। इस किताब में सब कुछ बताया गया है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, अब समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे आता है, क्या क्या है। इसके लिए थोड़ा सा हम एक रफ सा एक आइडिया लेते हैं, एक फैक्चुअल देखते हैं। देखो, कहते हैं कि पहले आप सबको पता है कि हमारे इंडिया के ऊपर किसका रूल हुआ करता था? राजे राजाओं का। ठीक है, मतलब बड़े बड़े राजे रजवाड़े हुआ करते थे, और राजे रजवाड़े जब क्या किया करते थे? अपने आप को और स्ट्रांग बनाते थे, जब और एरिया एक्वायर करते थे तो उसे क्या बोला जाता था बेटा? उसे क्या बोलते थे? एम्पायर। तो ध्यान दीजिएगा, एक राजा का साम्राज्य, उस साम्राज्य को क्या बोला जाएगा? एम्पायर। और उस एम्पायर में रहने वाली कौन होगी भाई? जनता होगी। अब कोई भी जनता हो सकती है, यहाँ पे पॉपुलेशन होगी, और अगर मान लो कि उनकी पॉपुलेशन 1-1.5 करोड़ के आसपास है, मान लो कि जनसंख्या कितनी है? 1 करोड़ के आसपास है। समझिए, एक राजा है, राजा का एक साम्राज्य है, पुराने टाइम की हम बात कर रहे हैं, कैसे क्या हुआ करता था। तो राजा है, राजा का एक एम्पायर है, एम्पायर की
क्या एम्पायर में कौन रहता है? पॉपुलेशन रहती है, और पॉपुलेशन लगभग मान लो 1 करोड़ है। तो उस पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए क्या बनाए जाते होंगे बेटा? रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या बनाए जाते होंगे इसके लिए? उनको कंट्रोल करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते होंगे। और वो रूल्स और रेगुलेशन बनाता कौन होगा? ऑब्वियस है, कौन बनाएगा? तो उन रूल्स और रेगुलेशन को कौन बनाएगा? उन्हें बनाएगा राजा। कौन बनाएगा? राजा। प्लस अकेले राजा यही सारे काम तो नहीं कर सकता कि युद्ध में भी लड़ने जाए, सब कुछ करता रहे। तो राजा के साथ उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब उसके मंत्री भी होते होंगे। और इस प्रकार से, इस पूरे पैटर्न से वो किस पे गवर्न कर पाते होंगे? किसी भी एरिया पे, मान लो मैं राजा, मेरा एक साम्राज्य मेरे साम्राज्य में कितनी जनता रहती है? 1-1.5 करोड़ रहती है। उस 1-1.5 करोड़ को क्या करने के लिए, गवर्न करने के लिए मैंने क्या बना रखे हैं? रूल्स और रेगुलेशन बना रखे हैं, ठीक है। और ये जो रूल्स और रेगुलेशन मैंने बनाए हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये बनाए किसने हैं? तो ये बनाए हैं मैंने, और मेरे साथ मेरी मंत्री परिषद ने। अब ये वाला पैटर्न तो फॉलो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने राज्य रजवाड़े तो खत्म कर दिए, ये तो प्रोविजन ही खत्म हो गया। अब समझिए कि अब क्या है। राजा की जगह अगर हम बात करें तो यहां पर कौन है भाई? यहां पे कौन है? कंट्री है। और आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे कौन है? गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट आ गई। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की एक पूरी की पूरी कंट्री है। उस एम्पायर को हम आज हम क्या कहते हैं भाई? इंडिया हो गया। और इंडिया में भी क्या रहती है? पॉपुलेशन रहती है। और उस पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए भी क्या बनाए जाते हैं भाई? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। और अब जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो राजा नहीं बनाएगा, वो कौन बनाएगा? वो हमारी गवर्नमेंट बनाती है। कौन बनाती है? गवर्नमेंट। तो ये अच्छा गवर्नमेंट बनाती है, और वो जिस किताब में रखे गए हैं उस किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है उसका? कॉन्स्टिट्यूशन। उस किताब का नाम हमें देखने को मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की 2 ड्यूटीज है। कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या काम करता है? एक अपने सिटीजन्स के राइट को देखता है, मतलब मेरे और आपके राइट्स को देखता है, प्लस गवर्नमेंट कैसे काम करेगी ये सारा काम कौन देखता है? कॉन्स्टिट्यूशन देखता है। तो समझिए कि आज क्या है? आज गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट किसके अंदर काम कर रही है भाई? इंडिया के अंदर। इंडिया में भी जनसंख्या है। जनसंख्या को गवर्न करने के लिए क्या बनाए गए हैं? रूल्स और रेगुलेशन। और इन्हीं रूल्स और रेगुलेशन की एक किताब है जिसे क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 लोगों की मेजर ड्यूटी है कि सिटीजन कैसे परफॉर्म करेंगे या हमारा क्या काम रहेगा, और प्लस किसका, और गवर्नमेंट क्या काम करेगी, ये किसके अंदर लिखा गया है? इस संविधान की किताब के अंदर लिखा गया है। तो जब भी हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं, जब भी हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे तो हमें ये सारी चीजें पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत क्लियरिटी से पढ़नी है, ठीक है। तो आई होप आपको पहले ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन होते हैं, आपको याद रखना है कितने हैं। तो गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन होते हैं? तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक कौन सा ऑर्गन होता है इनका? लेजिस्लेटिव, याद रखेंगे आप। एक हो गया लेजिस्लेटिव, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे लॉ मेकिंग बॉडी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम? लॉ मेकिंग बॉडी। इसके बाद अगर हम अगले वाले की बात करें तो उसे कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव कौन सी होगी? जो लॉ को क्या करती है? इंप्लीमेंट करती है, हमारे ऊपर लागू करती है। और अगर हम थर्ड ऑर्गन की बात करें तो दैट इज जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम है? लॉ को इंटरप्रेट करना, हमें बताना, क्लियर करना, ठीक है, इंटरप्रेट करना, ये काम किसका है? तो ये है जुडिशरी का। तो बोलने का मतलब है गवर्नमेंट किस किस से मिलकर बनती है? लेजिस्लेटिव, देन आता है एग्जीक्यूटिव, और देन इसके बाद आता है जुडिशरी। क्या आता है इसके बाद हमारे पास? जुडिशरी। अगर हम लेजिस्लेटिव की बात करें तो ये भी 2 तरीके से काम करती है, सेंटर और स्टेट के अंदर। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये भी कहाँ काम करता है? सेंटर और उसके बाद स्टेट में। जुडिशरी की बात करें तो ये भी कहाँ करता है? वैसे तो ये स्टेट में भी करता है, सेंटर में भी करता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको पहले बात समझ में आ गई कि हमारी गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन हैं। तो हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है। वो 3 ऑर्गन कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव वो ऑर्गन है बेटा जो कानून बनाएगा। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव, वो ऑर्गन है जो लॉ को इंप्लीमेंट करता है। और तीसरी आती है जुडिशरी, जिसका काम है कानून को इंटरप्रेट करना, ठीक है, कानून को इंटरप्रेट करना, ठीक है। तो आई होप आपको पहले ये चीजें समझ में आ गई कि गवर्नमेंट किस किस से मिलकर बनती है। तो हमारी सरकार के 3 ऑर्गन देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए
आगे चलेंगे इसके बाद। अगर हम बात करें सबसे पहले किस ऑर्गन की, अगर हम बात करें यहाँ पे किस ऑर्गन की, लेजिस्लेटिव ऑर्गन की बात करें, तो मैंने अभी आपको बताया कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन एक कहाँ पर काम करेगा, सेंटर में, और एक कहाँ पर काम करेगा बच्चे, स्टेट में करेगा। जो सेंटर में काम करेगा उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा पार्लियामेंट, उसे क्या बोला जाएगा, पार्लियामेंट। और जो कहाँ पर काम करेगा, स्टेट के अंदर काम करेगा, उसे बोला जाएगा बेटा स्टेट लेजिस्लेचर। क्या बोला जाएगा उसको, स्टेट लेजिस्लेचर। समझ में आ गई बात यहाँ पे। तो आपने क्या पढ़ा कि लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने वाली दो बॉडीज है, सेंटर में कौन है, पार्लियामेंट, और स्टेट में कौन है, स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट किससे मिलकर बनती है, तो हमें याद रखना है यहाँ पे एक होता है राज्यसभा और एक क्या होती है अपने पास, लोकसभा। अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो एक होती है विधान सभा और एक होती है अपने पास विधान परिषद। एक क्या होती है अपने पास, विधान सभा, और दूसरी को क्या कहा जाता है, विधान परिषद। तो अगर बोलेगा कि राज्य में सेंटर में कानून कौन बनाता है, तो सेंटर में बनाती है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट की दो बॉडीज है, राज्यसभा और लोकसभा। स्टेट में कौन है, स्टेट लेजिस्लेचर, कौन कौन है, विधानसभा और विधान परिषद। अगर हम बात करें तो इसी को कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या कहते हैं बेटा इसको हम, लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसी को कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसे क्या कहते हैं हम, लेजिस्लेटिव काउंसिल। पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है कि लोकसभा को क्या कहा जाएगा, लोअर हाउस कह सकते हैं आप इसको, और आप इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाउस ऑफ द पीपल भी कह सकते हैं। राज्यसभा की बात करें, अगर ये लोअर है तो ये अपर ही होगा, ऑब्वियस हो गया, अपर हाउस। प्लस इसे क्या कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। किसका संघ है, राज्यों का संघ है, इसे कहा जाता है। तो आई होप आपको पहला ऑर्गन क्लियर हो गया कि पहला ऑर्गन अगर सेंटर में बोलेगा तो कौन है और स्टेट में बोलेगा तो कौन सा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड ऑर्गन पे। सेकंड ऑर्गन का नाम क्या है हमारे पास, सेकंड ऑर्गन का नाम है हमारे पास एग्जीक्यूटिव। सेकंड वाले को क्या कहा जाता है बच्चे, एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। सेकंड ऑर्गन कौन सा है, एग्जीक्यूटिव, जो कानून को लागू करता है। अगेन ये भी कहां पर काम करेगा, दो जगह पे, एक क्या होगा यहाँ पे भी सेंटर, और एक कौन सा होगा यहाँ पर भी, स्टेट होगा। ठीक है, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो सेंटर में जो काम करेगा, अगेन उसे क्या बोलेंगे, सेंटर एग्जीक्यूटिव। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम, सेंटर एग्जीक्यूटिव। और सेंटर एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, तो आपको याद रखना है कौन आएंगे हमारे, पहले तो भाई प्रेसिडेंट साहब। अगर प्रेसिडेंट साहब हैं तो वाइस प्रेसिडेंट साहब भी होंगे, और वाइस प्रेसिडेंट हैं तो भाई कौन होंगे साथ में हमारे पास यहाँ पे, प्रधानमंत्री। मंत्री जी हैं तो उनके साथ मंत्री परिषद भी होगी, और एक होते हैं बेटा देश के वकील, जिन्हें कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है, देश का वकील, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब ये हो गया सेंटर एग्जीक्यूटिव। अब यहां पर आओ तो स्टेट में जो है वो काम करेगा उसे क्या बोला जाएगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब देखो स्टेट एग्जीक्यूटिव किस किस से मिलकर बन रहा है। अगर हम बात करें वहां प्रेसिडेंट है तो यहां कौन होंगे, गवर्नर साहब होंगे। कभी आपने वाइस गवर्नर की पोस्ट सुनी है, तो कुछ नहीं होता, वाइस गवर्नर नहीं है वहां पे। फिर पीएम की जगह कौन आ जाएंगे, सीएम। सीएम है तो उनके साथ कौन होंगे, उनकी मंत्री परिषद भी होगी। सीएम अकेले थोड़ी काम कर सकते हैं। और अटॉर्नी की जगह बेटा यहां पर आ जाता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। कौन आता है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो आपको यहां तक क्लियर रखना है कि ये कौन आ गया आपके पास, एग्जीक्यूटिव बॉडी आती है। तो एग्जीक्यूटिव में सेंटर को क्या बोला जाएगा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, और स्टेट के अंदर क्या बोला जाएगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव हो गया। अच्छा, इनके अलावा भी हमारे पास कुछ लोग हैं जिन्हें ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है, जो आईएएस आईपीएस होते हैं। ठीक है, जो स्टेट में सेंटर पे काम करते हैं, उनको भी हम यहाँ पर कलेक्टिवली मिलाएंगे, और उनका भी क्या काम है, हमारे ऊपर लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना भी उनका काम है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पहला यहाँ पे सेकंड ऑर्गन हो गया। अब हम चलेंगे किस वाले ऑर्गन पे बेटा, थर्ड ऑर्गन पे, और उसके बाद हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड ऑर्गन कौन सा आता है यहाँ पे, जुडिशरी। अब ध्यान दीजिएगा, जुडिशरी। तो जुडिशरी का काम क्या है कि भाई किसी भी प्रकार से ऐसा ना हो कि सरकारें अपनी मनमर्जी कर लें, सरकारें कोई गड़बड़ कर दे, बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए उस कानून पे चेक बैलेंस बनाकर रखने का काम कौन करता है, जुडिशरी। जुडिशरी की बात
करते हैं तो ये हायरार्की 3 तरीकों से मिलकर बनती है हमारे पास। अगर हम सबसे ऊपर बात करें तो कौन सा आता है, सुप्रीम कोर्ट, सबको पता है इसके बारे में, और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है हमारा, न्यू दिल्ली में है। अगर हम सेकंड ऑर्गन की बात करें तो उसे क्या कहा जाता है, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद अगर हम बात करें तो लास्ट आता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और पेपर में याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या कहा जाता है बच्चे, सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। तो कभी आपसे पूछ ले कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वर आल्सो नोन एज, तो आप क्या टिक करेंगे, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। तो ये होगी जुडिशरी हमारे पास। अब यहाँ पर समझ में आ गया आपको यहाँ तक पहले कि अगर हम बात करें तो सरकार कैसे बनती है, सरकार के कितने 3 ऑर्गन आते हैं हमारे पास, और ये जो 3 ऑर्गन है ये मिलकर काम करते हैं। इसीलिए बहुत आसान से, बहुत आराम तरीके से, आराम तो नहीं कहेंगे पर बहुत प्रॉपर तरीके से, बैलेंस्ड वे में क्या चलाया जाता है, भारत की हर चीज को चलाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, ये हो गया आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है तो समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉलिटिकल फ्रेम है जिसके प्रिंसिपल्स हैं लॉ, मतलब जिस ऑन विच प्रिंसिपल लॉज ऑफ अ कंट्री आर फॉर्मुलेटेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक इस तरीके से कह लो कि एक तरीके का पॉलिटिकल फ्रेम है, एक फ्रेम है, इस फ्रेम में जो भी अधिकार लिखे गए हैं आप उनको क्या कह दे रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन कह दे रहे हो। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट लिखे गए हैं, ड्यूटीज लिखी गई हैं, किसकी, मेरी और आपकी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमें कहीं जाने की अनुमति नहीं है या फिर हमें इनको पूछ के जाना पड़ेगा कि संविधान को पूछ के चलते हैं जाना है नहीं जाना, बिल्कुल नहीं। पर कहने का मतलब है कि मेरी और आपकी बेसिक ड्यूटीज यहाँ पे लिखी गई हैं, और जो ये है किसके बीच का रिलेशन बताता है, द रिलेशनशिप ऑफ पीपल with government is decided by the constitution। बिल्कुल है। आज अगर मोदी जी को वोट ना डालते तो आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं होते, ठीक है। चलिए आगे आता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है बेटा, आपको याद रखना है 26 नवंबर को। इसे क्या कहा जाता है, नेशनल लॉ डे। अगर हम बात करें इस दिन 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ध्यान से सुनना बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपने यहाँ पे, तो ईजी करके समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली क्या होती है, जहाँ लोग होते हैं। तो असेंबली कौन सी वाली असेंबली, संविधान बनाने वाली असेंबली ने किस दिन को अडॉप्ट कर रखा है, 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949 को, और सॉरी से शुरुआत होती है, और हर साल इसको हम 26 बनाते हैं 26 नवंबर को। अगर हम बात करें इसे क्या कहा जाता है, नेशनल लॉ डे, और इस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या अडॉप्ट करा था, भारत के संविधान को अडॉप्ट करा था, जो कि लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। बनकर कब तैयार हो गया था संविधान, तो पेपर में ये 2 डेट्स बड़ी कंफ्यूजन देती हैं हमें। बनकर कब तैयार हो गया था, 1949 को, पर लागू कब किया जाता है, 26 जनवरी 1950 को। इसका लिंक है पूरा का पूरा हिस्ट्री से, मैं आपको बताऊंगी कि क्या था इस दिन ऐसा। इस तरीके से ये चीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आते हैं अब हम कि हमारे संविधान का एवोल्यूशन कैसे होता है और किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है। अब आप एक एक डेट पे थोड़ा नजर मारिएगा और नजर रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ कहाँ बढ़ रहे हैं। देखिए 34, 35, 38 दिख रहा है आपको यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 1940 दिख रहा होगा आपको, उसके बाद आपको 1942 दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम इन सारी डेट्स को ध्यान पे रखते हुए जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो इसको बहुत ईजी करके लिख लीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ अभी आपके पास, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पास यहाँ से, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको पहले तो बैकग्राउंड समझ में आ गया पूरा का पूरा, पूरी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और अब हम आगे चल रहे हैं। देखिए भाई, संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है समझते हैं। तो 1934 से यह प्रक्रिया शुरू होती है, और पहला व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, पहला व्यक्ति जिसने कहा था या जिसने आइडिया दिया था कि संविधान होना चाहिए है, वो कौन थे बेटा, M.N. रॉय। तो 1934 में किसने ये आइडिया दिया था कि भारत का संविधान होना चाहिए है, क्या टिक करेंगे आप सभी वहां पे, आप टिक करेंगे M.N. रॉय। तो M.N. रॉय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा था, जिन्होंने क्या आइडिया दिया था कि भारत के लिए, भारत में क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है। अच्छा, M.N. रॉय कौन थे, तो आपको याद रखना है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आज भी आप इसका नाम सुनते होंगे, शायद आपने वो कन्हैया का नाम सुना होगा, ठीक है, कन्हैया जो यूनिवर्सिटी वाला था ना, अगर आपने उसका नाम सुना है तो वो भी CPI से ही है। तो आपको याद रखना है CPI मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे कौन, M.N. रॉय। और उन्होंने आइडिया कब दिया था बेटा, तो आपको याद रखना है 1934 में। कब दिया था आइडिया, 1934 में। आगे कहता है, अब इसके बाद कांग्रेस सोचती है भाई कि देखो भाई, हमने पूरी आज़ादी भारत को हमने दिलाई, ठीक है, हम दिलाएंगे पूरी
पूरी की पूरी आज़ादी, हम जी जान लगा रहे हैं, नेशनल मूवमेंट हम चला रहे हैं, और ये जो CPI वाले ये आए और उन्होंने फटाफट से बोल दिया कि अच्छा आइडिया दे दिया इन्होंने। बिल्कुल नहीं। तो कांग्रेस कहती है यहाँ पे पहली बार कांग्रेस ने कब डिमांड करा था, तो वो करा था 1935 में। क्या डिमांड करा था कि हमें एक संवैधानिक सभा मिलनी चाहिए, और वो सभा क्या बनाएगी, आगे जाकर भारत का संविधान रचेगी। तो आई थिंक आपको यहां तक बात समझ में आ गई है। पहले आइडिया देने वाले कौन है, तो MN रॉय। उसके बाद अगर पूछे कि कांग्रेस ने पहली बार कब डिमांड किया, तो 1935 में। और 38 में अब एक और खतरा था। खतरा ये था कि अगर मान लो कि भारत का संविधान रचा, और मान लो अगर किसने रच दिया भारत का संविधान, सारा का सारा अंग्रेजों ने रची, तो काम खराब हो जाएगा। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू 1938 को क्या बोला कि भारत का संविधान तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, आज़ादी भी मिलेगी, सब कुछ होगा, पर किसी भी आउटसाइडर का इंटरफेरेंस नहीं होगा। मतलब आउटसाइडर कौन है इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी ब्रिटिशर्स हैं, तो ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और हम अपना संविधान खुद बनाएंगे यहाँ पे। तो आपको याद रखना ये डायलॉग किसका था, ये था जवाहरलाल नेहरू का। कहता है अब ब्रिटिशर्स को मानना पड़ गया। मानना क्यों पड़ गया, क्योंकि अगर आप टाइम नोट कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 1914 से 18 में क्या चली थी भाई, वर्ल्ड वॉर 1 हो गई थी, और 1939 से 45 में कौन सी चलती है भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और टाइम नोट करो 38 39 आ गया, तो अंग्रेज मजबूर हो गए हमारे सामने झुकने के लिए। अंग्रेजों ने कहा माई बाप है ना, आप थोड़ा समझिए हमारी बात को, हमें सैनिक दे दीजिए, हमें हर चीज़ दे दीजिए, हम आपकी सारी बातों को मानेंगे। तो उन्होंने 1940 में क्या मांग लिया हमसे, सॉरी उन्होंने हमें क्या भेजा था, अगस्त ऑफर भेजा था, और जिसमें हमारी किस चीज़ की डिमांड को मान लिया गया, संविधान बनाने की डिमांड को मान लिया गया था। पर आपको याद रखना है हमने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। हमने कहा हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये सब चीज़ें। क्यों, क्योंकि तब हम बिल्कुल पीक पे थे, हम आज़ादी के बिल्कुल करीब थे। उसके बाद अगर हम बात करें, एक और प्लान आता है 1942 में, जिसे कैबिनेट मिशन प्लान कहा जाता है। ठीक है, सॉरी उसके बाद अपने पास कौन सा आएगा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं। ये कैबिनेट मेंबर थे, 1942 में आए, और इन्होंने यहाँ पे क्या बोला था, विद ड्राफ्ट प्रपोजल, किसके लिए, उन्होंने बोला कि एक बार आप हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड में मदद कर दो। देखना आप हमारी एक बार मदद कर दीजिए, देखना आप हमारी मदद कर देंगे ना, हम आपके लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे हम आपके लिए आज़ाद भारत के लिए क्या बना देंगे, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। पर कब बनाएंगे, आप हमारी मदद किस में करोगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अगर आपने एक बार हमारी मदद कर दी तो हम आपको संविधान भी बनाने देंगे, हम आपको सब कुछ करने देंगे, पर एक बार ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दे दो। पर हम बिल्कुल तैयार नहीं है, हम बिल्कुल मारेंगे हर बात को कि भैया हमें नहीं देना तुम्हारा साथ। क्यों, क्योंकि तुम तो दोगले हो भाई, तुम बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो, तो हम तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देंगे। ये बातें आपको यहां पर याद रखनी है। तो आइडिया देने वाले कौन हुए, MN रॉय। कब दिया था, 34 में। कांग्रेस को गुस्सा आ गया, भाई कम्युनिस्ट पार्टी कौन होती है ये सब चीजें डिमांड करने वाली। फिर कांग्रेस ने खुद डिमांड कर दी 1935 में कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें भाई आजादी, सॉरी हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। किसके लिए, भारत का संविधान बनाने के लिए। अब इसी में जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि भाई सुन लो, तुम्हारे बिना बनेगा हमारा संविधान, तुम्हारे बिना, मूल मतलब इन ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस के बिना बनेगा। अगला अगर हम बात करें तो अंग्रेज फंस गए किस में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो उन्होंने हमें क्या बोल दिया कि हम आपको अगस्त ऑफर भेजते हैं और प्लीज आप अपना संविधान बना लीजिएगा। हमने कहा जाओ जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा अगस्त ऑफर। तो अगस्त ऑफर कैंसिल हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, फिर क्रिप्स आए, और क्रिप्स क्या लेकर आते हैं, क्रिप्स मिशन ही कहा जाता है उसे। क्रिप्स यहाँ पर आते हैं, और क्रिप्स क्या कहते हैं यहाँ पे कि भाई देखो हम आपकी जरूर आपका संविधान बनवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे हम आपके लिए, पर एक बार हमारा साथ दे दो वर्ल्ड वॉर 2 में, और एक बार ये वॉर भी खत्म हो जाने दो। एक बार ये वॉर खत्म हो जाए, पीछा छूट जाएगा, फिर हम आपकी मदद यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पहले यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फाइनली की गई होंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ तक याद रखना है। उसके बाद मुस्लिम लीग जो थी, विच वॉन्टेड द इंडिया डिवाइडेड इंटू 2 ऑटोनॉमस स्टेट। अब सोचो भाई कि अगर मान लो कि अगर देखो अभी तो भारत सारा जुड़ा हुआ था 40, अगर हम की बात कर रहे हैं 42 की, तो अभी तो पाकिस्तान भी हमारे साथ है। पर मुस्लिम लीग ने क्लियर कर दिया भैया हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये क्रिप्स मिशन। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो 2 देश चाहिए, हमें तो 2 देश चाहिए। एक देश का नाम क्या होगा, पाकिस्तान, और एक का नाम क्या होगा, इंडिया। तो कैबिनेट मिशन प्लान को दबे पाऊं कहां से वापस, सॉरी कैबिनेट नहीं, आई एम सो सॉरी, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसकी वजह से जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान को भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। वाइल इट
रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 assemblies, it proposes a scheme for the constituent assembly that was most acceptable to Muslim League. तो धीरे धीरे करके मुस्लिम लीग सुधरेगी भी, पर ऐसे नहीं सुधरेगी, वो पूरा पाकिस्तान बनाकर ही सुधरेगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया पहले कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, फ्रेमिंग की बात करते हैं, ठीक है। अब फ्रेमिंग के लिए पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, इससे पहले आपको एक और एक्ट पढ़ना पड़ेगा और एक और प्लान पढ़ना पड़ेगा जिसे कहा जाता है बच्चे कैबिनेट मिशन प्लान। क्या कहा जाता है बच्चे से, कैबिनेट मिशन प्लान। और कब आया था, 1946 में। हम 42 तक तो पढ़ चुके थे ना, अब हम 1946 पढ़ते हैं। इस कैबिनेट मिशन प्लान में बेटा 3 लोग आए थे। कौन कौन आए थे, तो आपको याद रखना है, पैथिक लॉरेंस। कौन आए थे पहले यहाँ पे, पैथिक लॉरेंस। दूसरे कौन थे यहाँ पे, एवी अलेक्जेंडर। एक कौन थे यहाँ पे, एवी अलेक्जेंडर। और तीसरे का नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था तीसरे का, स्टैफोर्ड क्रिप्स। याद आए, ये वही क्रिप्स हैं जो अभी पहले भी यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान देना, कैबिनेट मिशन प्लान के चेयरमैन कौन थे, तो आप पेपर में टिक करके आएंगे, पैथिक लॉरेंस कौन थे, इसके चेयरमैन थे। और इस पूरे प्लान के अंदर याद रखना बच्चे, क्या बनेगा, इसी पूरे प्लान के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस प्लान के अंदर बना है, और ये क्वेश्चन कई बार एसएससी ने हर जगह पे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, क्या टिक करेंगे आप, कैबिनेट मिशन प्लान। तो भारत का संविधान किस प्लान के अंदर बना है, तो आपको याद रखना है, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर बना था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 42 हो गया, 46 ये हो गया, और अब इसके बाद हमारा संविधान बनना शुरू हो जाएगा। तो जो भी ये प्लान लेकर आए हैं, उस पूरे प्लान के अंदर ही हमारा संविधान बनना शुरू हो जाएगा। तो कहता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किस प्लान के अंदर, मैंने अभी आपको बता दिया, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंदर। इस असेंबली में टोटल मेंबर कितने होंगे भाई, याद रखिएगा, 389। कितने होंगे, 389, जो कि आधे जने कहां से आएंगे, 292 कहां से आएंगे, प्रांतों से। कहने का मतलब हो गया, प्रांत किसे कहते हैं भाई, स्टेट से। तो 292 कहां से आएंगे, इंडियन स्टेट से। और 93 क्या लिखा है यहाँ पे, 292 स्टेट्स एंड आगे 93 एंड द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस 3 एज वेल एज बलोचिस्तान। मतलब कहने का मतलब हो गया यहाँ पे कि हर जगह से कौन कौन आ रहे थे यहाँ पे लोग। तो कहने का मतलब है, टोटल सीटें कितनी थी, 398 में से 296 लोग कहाँ से आ गए, ये आ गए स्टेट से। बचे कितने यहाँ पे, 93। ये 93 कहाँ से आएंगे बेटा, तो आपको याद रखना है, ये 93 कहाँ से आएंगे, ये 93 होंगे प्रिंसली स्टेट। ध्यान देना, ये थे राजे रजवाड़े। कौन थे ये, राजे रजवाड़े। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा कि भाई पहले तो अगर आप चाहते हैं कि आपका संविधान बने, तो आपके संविधान में कुछ लोग होने चाहिए बनाने के लिए, और उनको कैसे कैसे लाया जाएगा। तो बोला गया कि टोटल लोग कितने होंगे, 389, जिसमें से 296 कहाँ से आएंगे, राज्यों से आएंगे। और बचे कितने, 93, ये आएंगे राजे रजवाड़े वाले इलाकों से। कहाँ से आएंगे, राजे रजवाड़े वाले इलाकों से आएंगे। अब सोचो, इन दोनों में से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होने वाली है, भारत का संविधान बन गया तो। अगर ये तो वो इलाका, ये तो वहां से आ रहे हैं लोग जहां पे अंग्रेजों ने कंट्रोल कर रखा है, तो ये तो बिल्कुल खुश है, ये तो बहुत खुश हैं कि ठीक है भारत का संविधान बन जाए। पर ये राजे रजवाड़े बहुत दुखी हैं, अगर इनको लगता है कि अगर संविधान बन गया तो किसका बट्टा गोल हो जाएगा भाई, हमारी पावर ही खत्म हो जाएगी, हम तो जीरो ही रह जाएंगे यहाँ पे, तो हमारी पावर ही खत्म हो जाएगी। कौन सोच रहे हैं ये, 93 यहाँ पर सोच रहे हैं। तो आपको ये पॉइंट भी यहाँ पर बहुत क्लियर रखना है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर कितनी सीट्स थी, तो 389, उसमें से 296 कहाँ से आने वाले थे, इंडियन प्रोविंसेस से, और बचे कितने 93, वो कहाँ से आने थे, राजे रजवाड़ों से। ठीक है, अब याद रखना है आपको कि एक व्यक्ति इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहे हैं, उनका नाम क्या है, महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी ना कैबिनेट मिशन प्लान के साथ थे ना आगे होंगे, पूरा संविधान बन जाएगा पर हम गांधी जी को यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने पहली मीटिंग कब बुलाई। अब देखो भाई, अगर इलेक्शन हो गए, सब कुछ हो गया, लोग आ गए, तो लोग आने के बाद क्या किया जाएगा भाई, पहली मीटिंग बुलाई जाएगी। तो पहली मीटिंग कब बुलाई गई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और इस पहली मीटिंग के इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट
कौन थे, तो आपको याद रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं बेटा, याद रखना है इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, क्योंकि अभी तो संविधान बनना था ना, तो अभी जो पूरी की पूरी असेंबली आई है, उस असेंबली ने जो पूरा का पूरा काम करना है, उस असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बड़े बुजुर्ग आदमी थे, इसीलिए इनको क्या बना दिया गया था, थोड़े समय के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया। ध्यान देना, थोड़े समय के लिए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, पर थोड़े टाइम के लिए उनको बनाया गया था। फिर उसके बाद एक और मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बनाया जाता है। किसका, इंडिया का या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। क्लियर हो गया पॉइंट यहां तक, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है बेटा, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक पूरा का पूरा चिट्ठा तैयार करके दिया, पूरा का पूरा चिट्ठा तैयार करके दिया कि क्या क्या होगा आज़ाद भारत में, क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, उसे बोला गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सबने कब एक्सेप्ट किया, तो 22 जनवरी 1947 को। और याद रखना यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा यहाँ पे, प्रियम्बल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, यही बाद में प्रियम्बल बनेगा। तो एक हो गई 13 दिसंबर की मीटिंग, एक हो गई 9 की, और एक हो गई यहाँ पर 11 की, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज 11 वाली में एक पॉइंट और ऐड कर लेना। 11 में अगर हम बात करें तो 2 वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे। कौन बने थे बेटा, यहाँ पे 2 वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे। तो आपको याद रखना है कि एक देखो पहले वाले कब बने हैं हमारे पास यहाँ पे, तो आपको याद रखना है पहले कब बनते हैं, पहले बनते हैं 9 दिसंबर को, और उसके बाद सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो 2 क्या बने थे यहाँ पे, 2 वाइस प्रेसिडेंट बने थे। किसके, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो आपको याद रखना है एक का नाम क्या है, HC मुखर्जी, एक का नाम क्या याद रखना है आपको यहाँ पे, HC मुखर्जी, और दूसरे का नाम बेटा आपको क्या याद रखना है, VT कृष्णमचारी। VT कृष्णमचारी, क्या टिक करेंगे आप वहां पे, VT कृष्णमचारी। तो एक तो प्रेसिडेंट बने परमानेंट, और 2 कौन बने वाइस प्रेसिडेंट, कौन है, एक है HC मुखर्जी, और दूसरे कौन है यहाँ पे, VT कृष्णमचारी। कौन है, VT कृष्णमचारी। तो 9 को, 11 को और 13 को मीटिंग हो चुकी है, और अब इसके बाद जो भारत का संविधान बनना शुरू हुआ, वो कब तक चलेगा, 46 से लेके 1950 तक। और मैंने आपको बताया था कि 1950 में भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसी के बाद जब जब संविधान बन रहा था तो उसी बीच में ये सारी एक्टिविटी भी की गई। अब हमने यहाँ पे बोला गया कि अंग्रेजों ने हमें बोला कि अब हमें कॉमनवेल्थ का मेंबर रहना है या नहीं रहना है, ये हम डिसाइड करेंगे। और हमने डिसाइड करा भी कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बनकर रहे, ठीक है। और कब ये कंफर्म करा था हमने, मई 1949 को। उसके बाद हमने अपना नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को क्या करा, अडॉप्ट करा। और कब करा था, जुलाई 22 1947 को। उसी दिन हमने नेशनल एंथम को अडॉप्ट करा। कब करा था, 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमने पूरे इंडिया के कौन बनाए, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाए, जो कब बने, 24 जनवरी 1950 को। और आगे कहता है ऑन जनवरी 24 1950 को फाइनल सेशन होता है किसका, हमारी असेंबली का। और हमारी पार्लियामेंट कब बनती है पहली, तो 1951-52 में। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में देखे गए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है 51-52 में पहली पार्लियामेंट बनकर तैयार होती है। अच्छा, फ्लैग किसने डिजाइन करा है, तो आपको याद रखना है पिंगाली, उनका नाम है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया, ठीक है, आपको याद रखना है। तो पिंगाली वेंकैया ने क्या डिजाइन करा था, हमारा नेशनल फ्लैग डिजाइन करा था। नेशनल एंथम पहली बार किसने लिखा है, आपको सबको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर हम बात करें, इसी दिन हमारा फाइनल सेशन हुआ था और हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था, ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम कमेटीज की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, माइनर कमेटीज तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, इनको याद करोगे तो परेशान हो जाओगे, बट आपको मेजर कमेटीज याद रखनी है। जैसे पेपर में आ जाता है, यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन है, जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल मतलब हो गया राज्य, याद आया, स्टेट्स।
और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? B.R. अम्बेडकर। स्टार मार्क करिए, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो हमें याद रखना है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। अगर हम बात करें एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट जो सब कमेटी थी उसके हेड कौन थे? J.B. कृपलानी थे। माइनॉरिटी सब कमेटी के कौन थे? H.C. मुखर्जी। अब नॉर्थ ईस्ट मतलब NEF उसके गोपीनाथ बरदोलई। उसके बाद यहाँ पे A.V. ठक्कर। तो आप इसे पढ़ लेंगे, पर आपको ज़्यादा करके ये शुरू की 5-7 याद रखनी है जो पेपर में क्वेश्चन यहाँ पर बनाती है। जैसे यूनियन वाली और एक आती है प्रोविंसेस वाली, ठीक है। तो यूनियन वाली में तो नेहरू जी हैं, और प्रोविंसेस वाली में कौन थे? तो आपको याद रखना है प्रोविंसेस वाले में सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है। माइनर को भी आप पढ़ लेंगे साथ साथ ही, इनको ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है ड्राफ्टिंग कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं अगर हम बात करें ऑन अगस्त 29, 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई कि संविधान बन तो रहा है, अब उसके एक एक प्रोविजन को चेक भी तो कराना था। तो पूरा का पूरा बनेगा, ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी। इसके लिए इसमें 7 मेंबर थे और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। कौन थे? बाबा साहेब अम्बेडकर। और इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ, क्या कहते हैं इनको हम? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है इन्हें? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर हम इस कमेटी की बात करें तो इसमें कौन कौन मेंबर है? N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, उसके बाद है सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N.M. राव और T.T. कृष्णमाचारी, ये भी यहाँ पे थे। इन्होंने अपना पहला ड्राफ्ट जो पेश करा था वो कब करा था? फरवरी 1948 को, और दूसरा कब करा था? अक्टूबर 1948 को, ठीक है, याद रखेंगे आप। उसके बाद अगर हम बात करें, कहता है जब उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट यहाँ पर पेश करा 4 नवंबर 1948 को, इसमें पहली रीडिंग हुई, दूसरी रीडिंग हुई थी, अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पर फाइनली ड्राफ्ट कब पास हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, और इस दिन हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, जिसके अंदर एक प्रियम्बल था, 394 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। 394 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ये सब आपको मैं समझाऊंगी, अभी आगे पूरा पढ़ेंगे हम इनके बारे में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, लास्ट में देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, कहता है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी मुखर्जी कौन थे? सॉरी, आपको तो यहाँ पे याद रखना है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चीफ ड्राफ्टमैन थे, याद रखना है आपको। उसके बाद है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये एक कैलीग्राफर है, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान हैंड रिटन है, ठीक है। तो वो हैंड रिटन किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और किस स्टाइल में लिखा है? इटालिक में, ठीक है। उसको सजाया किसने है? तो शांति निकेतन के 2 लोग, नंदलाल बोस और बियोहर राम मनोहर सिन्हा। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमारा संविधान किसने लिखा है? तो वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है। और इसे भी किसने सजाया है? आप देखिएगा, अगर आप NCERT पढ़ते हैं, अगर आपने बुक्स अच्छे से पढ़ी है, तो उन किताबों में शुरू में एक वो होगी प्रियम्बल लिखा होगा, फंडामेंटल राइट लिखे हुए, तो आप उसके साइड साइड देखोगे बहुत डेकोरेटिव किया हुआ है, फूलों से डेकोरेट किया हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलती है। और याद रखना हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था? तो आपको याद रखना है एलिफेंट था, ठीक है। एक और चीज़, अगर आपसे पूछे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, तो आपको याद रखना है कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर B.N. राव। कौन थे? B.N. राव। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर रखने हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये आपके पास वाइंड अप होता है सारा का सारा पहला टॉपिक। पहले टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन भी करी और साथ में पहला टॉपिक भी देख लिया जिसका नाम था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद यहाँ पे हम सेकंड टॉपिक पे बढ़ेंगे कल से। तो आप, आई होप पहले आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।